हेलो दोस्तों, नमस्कार। द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाली जाने वाली रिक्तियां, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ओरिएंटेड बेस्ड वीडियो यह आपके लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास समझेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उस महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। क्योंकि पढ़ाई तो मोस्टली सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों में यह समझ होती है कि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करें, हमारी रणनीति क्या होगी स्टडी करने की, हमें क्या तथ्य नोट करने हैं, क्या छोड़ने हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर पूरे वीडियो के द्वारा आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, या चैप्टर कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को हम देखेंगे। इसके कुछ बिंदुवार तथ्य हैं जिसको हम समझेंगे, है ना। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कुछ बिंदुवार तथ्य आपके सामने लेकर आए हैं। इसे आप समझते जाइए और जहाँ पे मैं कहूँगा इसे नोट करना है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन यदि आप अपने रफ़ और पेन में हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उत्कृष्ट नगर व्यवस्था एवं जल निकासी व्यवस्था इसको विशिष्ट बनाती है। चार्ल्स मिशन 1826 ईस्वी सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। अब आपको यही नोट करना है। चार्ल्स मिशन 1826 ईस्वी में सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रश्न पत्र में आ जाएगा क्वेश्चंस, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। चार ऑप्शन हो जाएंगे: सर जॉन मार्शल, जॉन बल्टन, दयाराम साहनी और चार्ल्स मिशन। आपको चार्ल्स मिशन पे टिक कर देना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जॉन बर्टन व विलियम बर्टन 1856 में हड़प्पा नगर का सर्वे किया। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए उपयोगी है। सर जॉन मार्शल 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। और हड़प्पा उत्खनन का यदि हम कालानुक्रम देखते हैं, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 2600 BC से 1900 BC, जो कि न्यू NCERT में रिकॉर्ड है। और रेडियो कार्बन पद्धति C14 के द्वारा जो है इसे खोजा गया था, ये कालक्रम। तो टाइम पीरियड भी ज़रूरी होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए, हमें पढ़ना ऐसे है कि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और आप अच्छे से प्रश्न को बना भी पाएँ और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएं, है ना। आप सिंधु घाटी सभ्यता को रटना शुरू कर दिए 15-20 पन्ने का, उसमें से आप क्या समझ पाओगे। बस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों को आप नोट करते जाइए, आपका काम हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं आगे। इसके विस्तार के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये देखिए आ गया, है ना।
विस्तार पूछ लेगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो उत्तर में अफ़गानिस्तान है, जिसको हम मांडा कहते हैं। मांडा से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। फिर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। पश्चिम से लेकर पूरब तक आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है ना, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो लंबाई को आप देख लीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ, लंबाई को आप देख लीजिएगा, और जो जगह के नाम है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। पिक्ट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। धोलावीरा एवं राखीगढ़ी भारत में सबसे पुरातन स्थल हैं। भारत में सबसे पुरातन स्थल की बात अगर कोई पूछे तो आपको धौलावीरा एवं राखीगढ़ी का नाम लेना है, क्योंकि यही जो है भारत के सबसे पुरातन स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के सबसे पुरातन स्थल धौलावीरा और राखीगढ़ी है। धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के भी साक्ष्य मिले हैं, ये आगे आपको मिल भी जाएगा शायद, लेकिन मैं आपको भी यहीं बता दे रहा हूँ, है ना। आज़ादी के समय अधिकांश पुरातन स्थल पाकिस्तान में चले गए। जो वो स्थल हैं उनके नाम हैं बड़े नगर, जो कि पाकिस्तान में है, गनेडी वाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप ज़रूर नोट डाउन करिए, है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए। ये क्या हो गया? एक सेकंड, थोड़ा सा हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो हम लोग थे अभी, ये आ गया, है ना। आज़ादी के समय अधिकांश पुरास्थल पाकिस्तान में चले गए थे। बड़े नगर हैं, गनेडी वाल है, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। नगर नियोजन क्या है? उत्कृष्ट नगर व्यवस्था है। सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताओं में से इस विशेषता का अभाव है। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, अर्थात शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया गया था। सभी मार्ग समकोण पर काटते थे। सबसे चौड़ी सड़क 34 फीट की मिलती है, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। घरों में उत्कृष्ट नाली व्यवस्था, जल निकासी हेतु बड़ी नालियों को ढककर रखते थे। भवन के अंदर सामान्यतः 3 से 4 कक्ष, रसोई घर, एक विद्यालय, स्नानागार एवं कुआं होता था। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। कच्ची एवं पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंट का आकार 1:2:4 था। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब आपको यही नोट करने की ज़रूरत है, हाईलाइटेड कर रहा हूँ, इसको आप तत्काल नोट कीजिए, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त होती हैं। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंट का आकार जो है 1:2:4 है। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग दुर्गीकृत होता था शासक वर्ग के लिए, दूसरा भाग सामान्य मजदूर वर्ग के लिए। ये अधिकतर होता है। आज के समय भी हमारे यहाँ ऐसी ही व्यवस्था कुछ है। हालांकि इसको हम 100% सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप देखेंगे एक सोसाइटी जब बनी होती है गांव वगैरह में, तो कुछ निम्न कैटेगरी के लोगों का समुदाय एक अलग स्थान पे होता है, जो उच्च कैटेगरी के लोग होते हैं उनका अलग होता है। तो वो अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, उस समय भी थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, आप अपने ऐसे माइंड में सेट कर सकते हैं कि पहला भाग दुर्गीकृत होता था शासक वर्ग के लिए। जब पहले की बात आए तो शासक वर्ग मतलब जो बहुत तेज़ होता है वही आगे रहता है ना। तो पहला भाग शासक वर्ग के लिए होता था, और जो दूसरा भाग रहता था वो मजदूर, कारीगर, व्यापारी इत्यादि लोगों के लिए था, है ना। अब हम देखते हैं आगे राजनीति व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। संभवतः पुरोहित राजा होते थे। पुरोहित का मतलब जो ब्राह्मण कैटेगरी को हम इसमें देख सकते हैं। पुरोहित राजा होते थे। व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था रही होगी। पिक्ट ने मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है।
डैश डैश है, इसमें मोहनजोदड़ो रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो ये कृषि आधारित व्यवस्था थी, खेती व्यवस्था थी, प्रमुख इनका कार्य था खेती करना। कालीबंगा से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ दो दो फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। गेहूँ, मटर, जौ, तिल, मोटा अनाज, रागी प्रयोग करते थे, है ना। तो ये आप इसको नोट करिए, कालीबंगा से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा और ये इसको नोट कर लीजिए। उत्तर हड़प्पा काल में चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल के दाने एवं रंगपुर से चावल की भूसी मिली हुई है। ये अच्छा है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। लोथल से चावल के दाने एवं रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। सिंचाई नदियों के माध्यम से भी होती थी और कुओं के भी माध्यम से होती थी। नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, और ये हमने आपको बताया था, कृत्रिम जलाशय जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के भी साक्ष्य मिले हैं। संभवतः नहरों के माध्यम से सिंचाई करते थे। अधिशेष यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन होता था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पशुपालन में भैंस, बैल, बकरी, भेड़, खरगोश, कुत्ता आदि पालतू पशु थे। मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का अंकन बहुत अधिक मिलता है। घोड़े एवं ऊंट से ज़्यादा परिचित नहीं थे। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। घोड़े एवं ऊंट से ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं क्यों? ये प्रश्न आपके मन में घूमेगा। अब सुरकोटदा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट था, है ना, जगह का नाम है सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा एक जगह का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक जगह का नाम है, वैसे ही सुरकोटदा है। तो जो घोड़े एवं ऊँट से जो परिचित नहीं थे वो हड़प्पा में नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं, है ना। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर घोड़े की अस्थियाँ, जब घोड़े और ऊँट से परिचित नहीं थे तो अस्थियाँ कहाँ से आ गई? तो अस्थियाँ आ गई यहाँ से क्योंकि सुरकोटदा जो है एक जगह का नाम है और हड़प्पा जो है वो अलग दूसरी जगह है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा जो है वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। हम लोग अक्सर चीज़ों को नोट करते हैं हड़प्पा की खुदाई से जो मिलती हैं उसको, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत जितने भी प्लेसेस का नाम आएगा हम उस सबको समझेंगे, है ना। तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैं जितने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इसको यदि आप अच्छे से नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे तो जब आप एमसीक्यू लगाएंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ में आएगी और आप अच्छे से प्रश्न को टेकल कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए अभी बेनिफिट है, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। उद्योग, चंद्रहूड़ो एवं लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिलता है। चाक पर बर्तन बनाने का कार्य होता था। बर्तनों को आग से भी पकाते थे, बर्तनों से आग पकाते थे, है ना। तो हम बाद में पकाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, चंद्रहूड़ो एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, उसके साक्ष्य हैं चंद्रहूड़ो से मिलते हैं। अभी इसी को मैं हाईलाइट करने जा रहा था, बशर्ते थोड़ा सा इधर उधर हो गया, टच हो जाता है। ये चीज़ें आप देखिए, है ना, ये आपके लिए बेस्ट है। चाक पर बर्तन बनाने का कार्य होता था। बर्तनों का आग से पकाते भी थे। भट्ठे के भी साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। लकड़ी के कारखाने भी मिलते हैं।
सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि से परिचित थे। तांबा, टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, धातु को आप कैप्चर करिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि से परिचित थे। बच्चे ये सब रट लेते हैं। तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है, ये भी रट लेते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु सभ्यता में नहीं चलन में थी या नहीं मिली है। तो सब नीचे लिखे रहेगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो बच्चे लोहा नहीं करते हैं। कोई सोना मार देगा, बोलेगा सोना उस समय कहाँ रहा होगा, है ना। तो उस समय लोहा नहीं मिला था। लोहा जो है वो वैदिकोत्तर काल के बाद होता है ना। वैदिकोत्तर काल में लोहा का चलन होता है। सिंधु में लोहा नहीं था। तो परिचित किससे थे? सोना, चांदी, तांबा, टिन। अपरिचित किससे थे? लोहे से, है ना। बहुमूल्य पदार्थ कार्नेलियन का प्रयोग भी करते थे, ये पत्थर होता है एक। धार्मिक स्थिति की बात करें तो बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अग्निकुंड प्राप्त होता है। अब आपको जब आया कि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा देवी देवताओं का प्रचलन नहीं था, है ना। हालांकि एक मूर्ति की पूजा की जाती थी जिसके नर्तकी मूर्ति जिसको कहते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे, है ना। मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। पशुपति नाथ की मोहर प्राप्त होती है। इस मोहर पर बाघ, हाथी, बैल, गैंडा व हिरण के चित्र मिलते हैं। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे पशुपतिनाथ कहा है। आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। जो आज के टाइम में स्वास्तिक है, ये हड़प्पा के टाइम खुदाई में मिला हुआ था। इसका मतलब कि जो हमारा सनातन धर्म है, लोग उसको भी इससे कंपेयर करते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लिंग पूजा, योनि पूजा, वृक्ष पूजा में विश्वास रखते थे। बलि प्रथा का भी अनुमान भी, जैसे चंद्रहूणों मुहर पर बलि प्रथा के दृश्य। देखो बलि प्रथा भी होती थी। चंद्रहूणों में जो मुहरें प्राप्त होती थी उसमें बलि देते हुए चित्र अंकित किया गया था, ठीक है। वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी आदि की पूजा, सूर्य की पूजा, पुनर्जन्म में विश्वास, 3 तरह के दाह संस्कार। हड़प्पा से एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है, ठीक। अब देखते हैं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इसको आपको टोटल नोट करते जाना है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है, ये भी आ जाएगा। हड़प्पा स्थल और उत्तर हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल जो है दूसरी चीज़ें हैं, उत्तर हड़प्पा दूसरी चीज़ें हैं। तो रंगपुर को उत्तर हड़प्पा स्थल में इंगित किया गया था। सोरती गुई जो कि अफ़गानिस्तान में है, ऑक्सस रिवर के किनारे है। ऑक्सस एक नदी है, उसके किनारे नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वहाँ से कृत्रिम जलाशय, जिसको स्विमिंग पूल के भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे साक्ष्य मिले थे। या पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। या ऊँट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। ये आप नोट करिए, प्रश्न आपको यहीं से फंसा देगा, है ना। यह ऊँट, घोड़ा, हाथी 3 पशु हैं। ये 3 पशु से परिचित नहीं थे, ऊँट, घोड़ा और हाथी से। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ भी कहा गया है। तो अब पूछेगा प्रश्न कि मेलुआ, है ना, पूछेगा प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ किस अभिलेख में कहा गया है। तो सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेलुआ हाजा जो कि मोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं।
ठीक। दिलमून बहरीन व आखन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टिन मिलाकर कांसा बनता था। बालाकोट जो कि पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं, है ना। तो शंख के उद्योग के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बालाकोट। ठीक। माप की दशमलव प्रणाली भारत के नाविकों का देश कहा जाता था। मूर्तियां एवं मोहरे की बात करें तो यहाँ से 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। दैमाबाद से धातु का रथ मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहित राजा की मूर्ति मिली हुई है। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ज़्यादातर मोहरें शैल खड़ी की बनी हुई हैं। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घोतक होती थी। ठीक है। मोहरों पर एक सिंगा यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से सबसे बड़ी मात्रा में मोहर प्राप्त हुई है। कुबड़ वाला सांड के चित्र मिले हुए हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। रावी नदी के तट पर श्रमिकों के आवास अन्नागार मिलते हैं। 837 नामक कब्रिस्तान मिलता है। 100 को ताबूत में दफनाया गया। इसे विदेशी कब्र भी कहते हैं। यहाँ से इक्का गाड़ी प्राप्त होती है। पश्चिम में विशाल दुर्ग है। श्रृंगार पेटी प्राप्त होती है। ये हम हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं। टीले पर निर्मित व्हील्स ने माउंट एबी कहा है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी स्थिति जो है वो लरकाना सिंध प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार जिसका आकार 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुनिमस का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे एक कक्ष बने हुए हैं। जल पूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको भी बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी। कितने डेवलप लोग रहे होंगे, है ना। विशाल स्नानागार कितना अच्छा बना था। अब हम बात करते हैं विशाल अन्नागार, महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है। यह नग्न है। इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। पुरोहित राजा मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है। इसने शाल ओढ़ रखी है जिस पर काश्तकारी का कार्य किया गया है। ठीक। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। अब हम लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है इसकी स्थिति गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न आ जाएगा लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? आर्यस राव, रंगनाथ राव हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड मिलता है। जैसे गुजरात में आपको पता ही है कि बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, तो ऑब्वियसली वहाँ भी जो है गोदीवाड़ा रहा होगा। मनके यानी कि बीट बनाने का कारखाना लोथल से मिलता है। चावल के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। फारस की मुहर जो गोलाकार बटनुमा है वो भी लोथल से मिलते हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी लोथल से मिलती हैं। चक्की के 2 पार्ट लोथल से मिलते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। छोटे दिशा सूचक यंत्र लोथल से प्राप्त हुए हैं। सोचिए। अब आइए हम सुरकोटदा की बात करते हैं। सुरकोटदा की जो स्थिति है ये गुजरात में है। घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिलती हैं। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। हमने क्या बताया आपको? सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा स्थल है जिसको लोग सिंधु से इंडिकेट करते हैं।
उसमें जो है घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सुरकोट जगह आती है उसमें उसमें जो है लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सुरकोटदा में घोड़े का ज्ञान था। कुनाल, चांदी के 2 मुकुट। रोजदी जो कि गुजरात में, हाथी के साक्ष्य। रोपड़, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हैं। धौलावीरा, अब ये धौलावीरा को हम अच्छे से पढ़ेंगे। गुजरात, कच्छ जिला किसी नदी के तट पर नहीं है। प्रश्न आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो किसी भी नदी के तट के किनारे स्थित नहीं है। आप विकल्प आएगा कुछ भी है, धौलावीरा टिक मार के आ जाइएगा। यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया। कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य है, संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते रहे होंगे। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के अवशेष मिलते हैं, है ना। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख। चंद्रहूणों की बात करते हैं। चंद्रहूणों उत्खनन करता है, इसके एन मजूमदार हैं जिनकी हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। फिर उसके बाद जो इसके उत्खनन करता बने वो अर्नेस्ट मैके बने। मनके बनाने के कारखाने का काम होता था। औद्योगिक नगर था ये चंद्रहूणों, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया था। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटें मिली हैं। अब हम दैमाबाद की बात करें। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, जिसका विस्तार मांडा से दैमाबाद, है ना, दक्षिण एरिया है ये, और यहाँ से रथ मिलते हैं। हड़प्पा लिपि, लगभग 64 मूल चिन्ह व 400 तक अक्षर, इन्हें लिपि का ज्ञान था। दाईं से बाईं ओर लिखते थे। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। गोमूत्राक्षर लिपि एवं भाव चित्रात्मक लिपि थी। 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे। एक लेख पर सर्वाधिक 16 शब्द व भावों का प्रयोग किया जाता था। मछली का प्रयोग मैक्स तथा यू आकार भी अधिक। वैदिक काल की बात करें। अब वैदिक काल का टाइम पीरियड देख लीजिए, 1500 से 600 BC, है ना। वेद, श्रुति, उसके बाद ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य जो है 4 लेखों को हम समझ सकते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है। वैदिक साहित्य का जो अंग नहीं है वो है वेदांग, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ। ठीक ना। अब आइए हम सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या फिर परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, नोट कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज या फिर दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भारत कबीला वर्सेस 10 कबीले। राजा सुदास थे, पुरोहित जो है वशिष्ठ ऋषि थे और पुरोहित इनके विश्वामित्र थे। ठीक है, तो इसमें भरत कबीला वर्सेस 10 कबीले हैं। तो भरत के जो थे वो वशिष्ठ थे पुरोहित, और जो 10 कबीले थे वो उसके विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वसरा, काच्छावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको तुरंत नोट करिए, ये प्रश्न में आ जाता है। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काच्छावृत्ति, लोपमुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम भुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो शूद्र का उल्लेख किस मंडल मिलता है? तो 10वें में, उसी में जो है चारों वर्णों का भी उल्लेख है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 10वें मंडल के नास्ति सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप तुरंत नोट करिए। ये ऐसे पॉइंट हैं कि यदि आप इसको नोट किए रहेंगे और आपके माइंड में ये सेट रहेगा
तो प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता था उसको हम होत्र कहते थे। उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। हमारे पास सिर्फ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन एक आयुर्वेद भी है, वो उपवेद है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यह 2 भागों में है। इस पहला शुक्ल यजुर्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। मंत्र पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी मिलती है। उपवेद इसका धनुर्वेद है। ठीक। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। सामवेद नाम से ही लग रहा है कि संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का ये प्रिय वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है। अथर्ववेद, इसका उपवेद जो है सामवेद का गंधर्ववेद है, इसको देख लीजिएगा, है ना। अथर्ववेद ऋषि तथा अंग ऋषि इसके रचयिता है ना। अथर्ववेद के अन्य नाम अथर्व अंग ऋषि वेद है। इसमें काले जादू, टोने, टोटके व चिकित्सा का उल्लेख है। चांदी का उल्लेख भी अथर्ववेद में है। विविध विषय, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। इसका उपवेद शिल्पवेद है। ठीक। अब हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी में इसे यजुर्वेद का ब्राह्मण कहते हैं। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण है मतलब ये वेदों का सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद ब्राह्मण आता है। तो ब्राह्मण जैसे ऋग्वेद के जो जो सिंप्लीफिकेशन है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये साहित्य है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, इसे यजुर्वेद का ब्राह्मण भी कहते हैं, है ना। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, ये सब वेदों के सिंप्लीफिकेशन हैं। सामवेद हैं पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, अरण्यक। अब ये ब्राह्मण के बाद इस रूप लेता है अरण्यक साहित्य। वनों में रचना हुई थी। अरण्यक मतलब होता है जंगल, वनों में रचना हुई थी। तो वनों में बैठ करके जब कोई गुरु अपने शिष्य को बता रहा था तो कोई व्यक्ति उसको नोट करता था, वो वही शिष्य ही नोट करता रहा होगा, तो उसी को जो है हम अरण्यक साहित्य कहते हैं। वनों में रचना हुई, रहस्यात्मक एवं दार्शनिक रूप में लिखे गए हैं। ज्ञान मार्ग इसका प्रमुख है। उपनिषद साहित्य, इसकी संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद है। इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। इसे कर्मकांड की आलोचना की गई है। ठीक है। छंदोपनिषद देख लीजिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे लंबा उपनिषद है, नाम ही है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। जबाल उपनिषद चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तैत्रेय उपनिषद बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। मुंडोक उपनिषद सत्यमेव जयते, पूछा जाता है प्रश्न में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कुछ खास बताने या समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ इसको पढ़िएगा ज़रूर। सब पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऋग्वैदिक काल के बारे में आ गया है 1500 BC, है ना। 1500 BC से 1000 BC तक। अब आइए बढ़ते हैं आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, जिसको हम देवी तमा, माते तमा, नदी तमा के नाम से भी जानते थे, सरस्वती नदी को। गंगा व सरयू का उल्लेख एक एक बार मुजवंत में हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। भुजवंत नामक पहाड़ी चोटी का उल्लेख, जो कि हिमालय की चोटी है। ठीक है। सोम का निवास स्थान भुजवंत है। पंजाब की नदियों का उल्लेख मिलता है। झेलम, विशस्ता,
चेनाब, अस्किनी, सतलज, सतुद्री, ब्यास, बिपाशा, रावी, परुष्णी अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप यानी कि जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर में गोप का पद वंशानुगत हो गया, मतलब अब ऋग्वैदिक के बाद जो वैदिक काल आएगा उसमें फिर वंशानुगत होता चला जाएगा। राजा की सहायता है तो कुछ संस्थाएं होती थी, जैसे विदित और सभा प्राचीनतम संस्था थी। या धन का बंटवारा करती थी, जो धन लूट के लाया जाता था उसका बंटवारा विदित करती थी, है ना। ये संस्थाएं होती थी। जैसे अपने यहाँ वित्त विभाग है, टैक्सेशन का जो कलेक्शन होता है, राज्य सरकार को कितना जाएगा, केंद्र सरकार को कितना जाएगा, वही कार्य जो है विदित करती थी ऋग्वैदिक काल में, है ना। जो लूट के धन एकत्रित होता था उसमें किसको कितना मिलना है, ये कार्य करती थी। फिर आता है सभा, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति, जनप्रतिनिधियों का समूह। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट गुप्तचर, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। वाज्रपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। ऋग्वेद में वाज्रपति किसको कहते थे, गोचर भूमि के प्रमुख को, ठीक है, गोचर भूमि के प्रमुख को वाज्रपति कहते थे। बलि, राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था जिसको बलि कहते थे। राजनैतिक इकाइयां जन, गोप, ठीक। विस्पति, ग्राम, ग्रामणी, कुल, कुलुप। तो इसका मतलब यह है कि जो विस था वो अब अपने यहाँ जैसे ग्राम है, उसके बाद गांव है, गांव के बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद तहसील है, फिर तहसील के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर प्रदेश, फिर जाके पूरा देश, है ना। उसी तरीके से पहले कुल, ग्राम, विस, इस तरीके का श्रेणी वाइज बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। महिलाएं भी सभा में हिस्सा लेती थी। आर्थिक जीवन, आय का स्रोत, इनका प्रमुख पेशा जो था ऋग्वैदिक काल में, जो प्रमुख पेशा था पशुपालन था। और सिंधु सभ्यता में जिनका प्रमुख पेशा था वो कृषि था। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, ऋग्वैदिक में पशुपालन और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। गाय व घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। कृषि, अस्थायी कृषि नहीं करते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 3 बार मिलता है। मुद्रा प्रणाली नहीं था, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। जैसे आज के टाइम में आप पैसा देते हो सामान मिलता है, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहाँ पे आप कोई सामान दोगे, उसके बदले में आपको दूसरी सामान मिलेगी, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। मुद्रा के रूप में गाय व निष्क का प्रयोग करते थे। आयत शब्द संभवतः तांबे या कांसे के लिए था। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, बता दिया मैंने, लोहे से लोग परिचित ऋग्वैदिक काल में भी नहीं थे और सिंधु में भी नहीं थे। कपास का उल्लेख नहीं है। सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक था, सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था। कभी कभी कंपेयर करने के लिए भी पूछ लेगा। समाज 3 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों का अस्तित्व नहीं था, शूद्रों का अस्तित्व आएगा ऋग्वैदिक के बाद। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख है, लेकिन यह बाद में जोड़ा गया था, 10वें मंडल। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, अर्थात व्यक्ति वर्ण बदल सकता है। ऋग्वैदिक काल में लिखा हुआ है व्यक्ति वर्ण बदल सकता है, मतलब यदि मैं वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं अगर पूजा पाठ या फिर मुझे बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है तो मैं ब्राह्मण हो सकता हूँ। यदि मैं शूद्र हूँ, यदि मैं बहुत अच्छा आचरण करता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान हो जाता है, सारी चीज़ों की समझ विकसित हो जाती है, तो मैं वर्ण बदल सकता हूँ। ये ऋग्वैदिक में था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो जो जैसा है वो उसी में काउंट किया जा रहा है ना। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं ने ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। कुछ विदुषी महिलाओं की जानकारी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वसरा, काछावृत्ति, विस्फला नामक योद्धा महिलाओं का उल्लेख है। ये मैंने पहले हाईलाइट करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। जो महिलाएं अविवाहित होकर के अध्ययन करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू किसे कहा जाता था, ये प्रश्न पूछ लेगा। ऋग्वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था, जो महिलाएं अविवाहित होकर के अध्ययन करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। बहुपत्नी का प्रथा का प्रचलन था, बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे लोग,
विधवा विवाह भी होता था उस समय में, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह होता था। आप सोचिए, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, अच्छी सभ्यता थी। नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं था, दहेज को वहतू कहते थे। ऋग्वैदिक काल में दहेज को क्या कहते थे? वहतू कहते थे। घरेलू दास होते थे। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए, ऐसा है लोगों का मानना था उस समय के लोगों का। आर्यों से वस्त्र सूत, ऊन एवं चर्म के बने होते थे। आर्यों के वस्त्र जो है वो सूत, ऊन एवं चर्म के बने होते थे। चर्म मतलब चमड़ा। भिज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। तो ऋग्वेद में भिज शब्द जो है वो वैद्य के लिए होता था। इस चीज़ों को समझना है आपको। धार्मिक जीवन, आर्य बहुदेववाद में आस्था रखते थे, सर्वेश्वरवाद में भी आस्था रखते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सबसे प्रमुख देवता इनके इंद्र थे। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। अग्नि दूसरा प्रमुख देवता था। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण इनका तीसरा प्रमुख देवता था। वरुण को ऋत का संरक्षक माना जाता था। ऋत इस जगत में भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडी व्यवस्था को ऋत कहा गया। पूषण पशुओं के देवता को कहते थे। अभी पूषण जो है शूद्रों के भी देवता बन जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यज्ञ जो है यज्ञ अनुष्ठान होते थे। धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है। सोम पेय पदार्थ को देवता माना है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, ठीक, राजनैतिक इसी में ही लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत होती है। राजनैतिक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, लगभग राजा का पद पहले की अपेक्षा अधिक गौरवशाली हो गया था। राजा का पद वंशानुगत होता गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि राजा को स्वराज, विराट, एकराट, सम्राट, ये सब कहते थे। राजा की सहायता के लिए 12 रत्नी होते थे, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। अश्वमेध यज्ञ की साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के आयोजन करवाते थे। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर अब अनिवार्य हो गया था, जिसे हम बलि कहते थे। 1/16वां भाग, ठीक। इसको जो है आप अवश्य नोट करें। ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर अब अनिवार्य हो गया था, जिसे बलि कहा जाता था। विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति का प्रभाव कम हो गया था, जो कि 2 संस्थाएं थीं। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। पांचाल कबीला प्रदेश सर्वाधिक विकसित राज्य, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। ऐसा माना जाता था ऋग्वेद काल में कि जो राजा बना है उसकी उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति है, मतलब उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, है ना। वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक फरिश्ता है, लोग ऐसा मानते थे। आर्थिक जीवन, कृषि का विकास हो चुका था। अथर्ववेद में पृथ्वेन्यु को कृषि आधारित पर लाने का श्रेय जाता है। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकार की जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। गेहूँ एवं जौ इनके प्रमुख फसल थे। पशुपालन भी होता था और वस्तु विनिमय भी होता था, ठीक। विनिमय में गाय व निश्चक का प्रयोग होता था। निष्क सोने के आभूषण जो कि गले में पहनते थे, मतलब आप गाय को दे के कुछ सामान ले सकते थे या तो फिर निष्क को दे के कुछ सामान ले सकते थे, ठीक है। उत्पादक वर्ग वैश्य व शूद्र थे। अधिशेष उत्पादन पर अधिकार को लेकर ब्राह्मण व क्षत्रियों में संघर्ष हुआ। अंततः ब्राह्मण को प्रतीकात्मक श्रेष्ठता प्रदान की गई एवं अधिशेष उत्पादन पर क्षत्रियों का अधिकार हो गया। कृषि में लोहे निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। समुद्र का ज्ञान हो गया। साहित्य से पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। व्यापार व वाणिज्य का संकेत, स्वर्ण व लोहे के अलावा टेन, तांबा, चांदी व सीसा से भी परिचित हो गए थे। वस्त्र निर्माण और धातु शिल्प, धातु गलाने का काम, उद्योग बड़े पैमाने पर होने लगा।
सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, 4 वर्णों में समाज विभक्त हो गया किंतु अस्पृश्यता का अभाव था। ब्राह्मण को अदाई कहा जाता था। ब्राह्मण को 3 वर्ग द्विज कहलाते थे, जनेऊ धारण करते थे, उपनयन संस्कार होता था। द्विज 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं। क्षुद्रों का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री को दुखदाई बताया गया, यानी कि पुत्री जब जन्म लेगी तो लोग दुखदाई उसको समझते थे। अथर्ववेद में लिखा गया है, गलत बातें, बहरहाल हमें पढ़ना है सब। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी पुत्री जन्म को दुखदाई बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में भी पुत्री को शराब एवं जुआ की तरह बुराई बताया गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। विधवा विवाह का प्रचलन था, हालांकि समाज में इसे बुरा माना जाने लगा था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। धार्मिक स्थिति बहुदेववाद का प्रचलन था। सर्वेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। मंदिरों के साक्ष्य नहीं है। यज्ञ अनुष्ठान अत्यधिक जटिल हो गए थे। केवल विद्वान ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही यज्ञ कर सकते थे। प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ या अतिथि यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहते थे। भूत यज्ञ प्राणी जगत व प्रकृति के लिए प्रति कृतज्ञता था। ऋण, देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते थे। ब्राह्मणों के एक वर्ग ने इस जटिल कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध किया एवं ज्ञान पर विशेष बल दिया। भौगोलिक स्थिति, गंगा यमुना दोआब में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। शतपथ ब्राह्मण, राजा वेदेत माधव ने पुरोहित गौतम राहुगुणा को साथ लिया एवं सदा नीरा नदी तक के सभी जंगलों को जला दिया। अनार्य शासक को व्रात्य कहा गया। इसका शुद्धिकरण करके इसको आर्य बनाया गया। भुजवंत के अतिरिक्त 3 अन्य पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल जितना मैंने आपको हाईलाइट कराया है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छे से आप 1 या 2 बार और देख लीजिए। फिर आप क्वेश्चंस को टैकल कीजिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको 90% क्वेश्चंस बिना नोट्स पढ़े आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको नोट करा दिया है वही सारे प्रश्न पत्र में भी आएंगे, है ना। तो इसे आप 2 से 3 बार अवश्य देखें और उसके बाद प्रश्न को बनाएं। हम एक प्राचीन इतिहास पर MCQ भी लेके आएंगे, जिसमें हम सारे प्राचीन इतिहास के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं RO ARO में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसीज निकलती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें जो प्राचीन इतिहास में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उसका हम एक वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।